दोस्तों नमस्कार। सरकारी एग्जिट पोल आपने देख लिया और इस एग्जिट पोल की जानकारी हमने आपको कल ही दे डाली थी और इस बात का खुले तौर पर जिक्र किया था कि इस एग्जिट पोल में जो न्यूज चैनलों में दिखाए जाएंगे उसमें कोई भी न्यूज चैनल अपने एग्जिट पोल में बहुमत के 272 के जादुई आंकड़े के नीचे बीजेपी को नहीं रखेगा। हर कोई 272 के ऊपर बीजेपी को इंडिविजुअल लेवल पर बड़ी पार्टी के तौर पर एग्जिट पोल में दिखलाएगा और यह आंकड़ा 325 या उसके पार भी जा सकता है और यही स्थिति आज सरकारी एग्जिट पोल में निकलकर आ गई। और यहीं से सवाल शुरू हुआ, क्या वाकई ऐसी स्थिति इस देश के भीतर है कि यह चुनाव परिणाम 4 तारीख को भी नजर आए? जी नहीं, ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हो, इस देश के भीतर में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर तनाव हो, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जगह जगह अपने सीटों को जुगाड़ के लिए और वोटों के जुगाड़ के लिए हर जगह मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हों और आखिरी दौर में उन्होंने राजा भैया को भी मैनेज कर लिया। यह सब कुछ आपने इस दौर में देखा। लेकिन पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक की परिस्थितियों के बीच हमारी टीम ने इस देश के तमाम राज्यों की जो पूरे वोटिंग पैटर्न है उसे परखा, उस दौर में जो जानकारी कलेक्ट की गई उसे लेकर आए। उसमें एक तस्वीर राज्य दर राज्य जो साफ निकल कर आ रही है, इस देश के भीतर में 272 के जादुई आंकड़े तक कोई पॉलिटिकल पार्टी पहुंचने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। आप कहेंगे जब तमाम न्यूज चैनल या सरकारी एग्जिट पोल के जरिए जब हर किसी ने दिखला दिया और पिछली बार भी तो यही दिखाया गया था, तो फिर पिछली बार क्या वाकई ऐसा तनाव सरकार के साथ जुड़ा हुआ था? जो परसेप्शन 2019 का था क्या इस दौर में था? अगला सवाल कोई भी कहेगा कि तब फिर इसे दिखाने की जरूरत सरकारी एग्जिट पोल के जरिए क्यों पड़ी? तो इसकी बड़ी बड़ी वजह होती है। उसकी वजह शायद भारत को एक बाजार में तब्दील करते हुए भी देखी जा सकती है। आज शनिवार का दिन है, सोमवार को बाजार खुलेगा, करोड़ों के वारे न्यारे शेयर बाजार में होंगे और फिर मंगलवार को चुनाव परिणाम आएगा। कुछ भी वजह हो सकती है, आप जिस लिहाज से देखिए उस लिहाज से सोच लीजिए, क्योंकि हम जिस एग्जिट पोल को आपसे सामने रखने जा रहे हैं उसके भीतर का सच मौजूदा सरकार से जुड़ा हुआ है। वही सरकार जो इस देश में इंजेक्शन लगाती है तो खुलकर कहती है इससे जीवन दान मिलेगा और अपनी तस्वीर को भी चस्पा कर देती है और बाद में इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी से वो पॉलिटिकल फंडिंग भी ले लेती है और बाद में वही कंपनी कहती है हमने तो जहर बेच दिया और उसके बाद सरकार अपनी तस्वीर को हटा लेती है। कब क्या कैसे किस रूप में हो जाए यह कोई नहीं जानता है। तो इस एग्जिट पोल यानी सरकारी एग्जिट पोल से इतर आज नई परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कर्नाटक के भीतर, राजस्थान के भीतर, महाराष्ट्र के भीतर, उत्तर प्रदेश के भीतर और बिहार के भीतर, इन तमाम जगहों पे जो राजनीतिक उथल पुथल जमीन पर दिखाई दी उसने आंकड़ों के लिहाज से बीजेपी के गले की सांसों को रोक दिया है। राजनीतिक तौर पर बीजेपी सत्ता तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी यह तो आप 4 तारीख को जानेंगे, लेकिन एग्जिट पोल के जरिए एक बात बहुत साफ तौर पर निकल कर आ रही है कि दरअसल अगर प्रधानमंत्री मोदी दोबारा या तिबारा इस बार जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो वह उस मजबूती के साथ बिल्कुल नहीं बनेंगे जिस मजबूती के साथ 2014 और 2019 में थे, यानी उनकी डोर कहीं और होगी। उस डोर का मतलब यह होगा कि इस सत्ता के जरिए जो सत्ता सरकार में आ रही है उसके जरिए आने वाले वक्त में किसे क्या क्या काम करवाने हैं यह सब कुछ आपको नजर बहुत जल्दी आने लगेगा इस तीसरे टर्म के दौर में। लेकिन यह एग्जिट पोल क्या वाकई बीजेपी को कितनी सीटें देता है और इस एग्जिट पोल में जिन 5 राज्यों का हमने नाम लिया वहां पर क्या कुछ होने वाला है, इन बातों को जिक्र नहीं करें बल्कि हमें लगता है कि सीटों के आसरे चलते चले जाइए। सबसे बड़ा घाटा अपने अपने टर्म में जरा देखते चले जाइएगा, क्योंकि कर्नाटक में सबसे बड़ा झटका लगने वाला है, उत्तर प्रदेश और बिहार में झटका लगने वाला है, राजस्थान में झटका लगने वाला है और ये 4 राज्य तो खास तौर से बहुत साफ तौर पर हैं। अगर राजस्थान से बात शुरू की जाए और ये आपसे कहा जाए
कि राजस्थान के भीतर 7 सीट तो पक्की है और उसके अलावे 6 सीट ऐसी है जहां पर पता नहीं क्या हो जाए। तो उसके शुरुआत में एक बात दिमाग में रख लीजिए, हमारी टीम ने जो एनालिसिस किया उसमें तकरीबन 70 सीटें फंसी हुई हैं और वो 70 सीटों का जिक्र बीजेपी के हक में सरकारी एग्जिट पोल में दिया गया है। यानी अगर बीजेपी सरकारी एग्जिट पोल में 325 पार है तो इन 70 सीटों को अगर माइनस कीजिएगा तो वह 272 के नीचे खुद ब खुद आ जाएगी। दक्षिण भारत में पहली बार आहट करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है, लेकिन वह सिर्फ वोटों के परसेंटेज के साथ। वो केरल में वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, तमिलनाडु में बढ़ेगा, आंध्र प्रदेश में बढ़ेगा, लेकिन सीटें यहां पा पाए यह बहुत मुश्किल सवाल है। एक सवाल और है, इससे पहले हम राज्यों पर जाएं उससे पहले एक सवाल यह है, दरअसल यह इलेक्शन क्षत्रपों के लिए मुश्किल घड़ी है। इस क्षत्रपों के खत्म होने की राजनीति की शुरुआत 2024 के चुनाव से होगी, इससे इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। अगर आप जम्मू कश्मीर से देखें तो महबूबा मुफ्ती के लिए सबसे मुश्किल काम, उसके बाद वहां से चलकर जब आप बिहार पहुंचेंगे तो नीतीश कुमार के लिए वाकई बहुत मुश्किल दौर। जब उसके बाद की परिस्थिति को आप टटोलना शुरू करेंगे तो जो महाराष्ट्र में बैठे हुए एकनाथ शिंदे हों या अजीत पवार हों, उसको छोड़ दीजिए। वह क्षत्रप जो राज्यों की गद्दी संभाले हुए हैं उसमें खासतौर पर ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, जगन रेड्डी और आंध्र प्रदेश की गद्दी गंवा चुके चंद्रशेखर राव, इन चारों की राजनीति पर यह 2024 का चुनाव परिणाम ग्रहण के तौर पर है और आने वाले वक्त में इनके सामने राजनीतिक मुश्किल आने वाली है। तेजस्वी और अखिलेश यादव की राजनीतिक जमीन मजबूत रहेगी। उन्होंने जिस रास्ते को और हिंदी पट्टी में पकड़ा यह एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन कांग्रेस के लिए चेतावनी बहुत साफ तौर पर है कि दक्षिण के आश्रय जिस लिहाज से राहुल गांधी चलते हैं उसमें उनके लिए मुश्किल सबब वहां पर बीजेपी के वोट बैंक का बढ़ना है और उसमें सेंध अगर लगने लगेगी या वो सामने खड़ी हो जाएगी तो फिर समझना होगा कि उत्तर भारत को या हिंदी पट्टी को कांग्रेस या राहुल गांधी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब जरा इस सिलसिले पर आइए, राजस्थान से हम शुरुआत करते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, झुंझुनू, चूरू, करौली, धौलपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधेपुर और नागौर की सीट जो कि हनुमान बेलीवाल लड़ रहे थे, इन तमाम जगहों पर कांग्रेस की जीत लगभग पक्की है। जो बाकी की 6 सीट जिसका जिक्र हम कर रहे हैं जो अटकी हुई है वो भरतपुर है, वो भीलवाड़ा है, वो टोंक है, वो अजमेर है, वो जोधपुर है, वो उदयपुर है। इन जगहों पर चीजें अटकी हुई हैं, लेकिन 7 सीट पक्की है। अगला सवाल है कि कर्नाटक का जिक्र बार बार हो रहा है कि सत्ता में आने के बाद भी क्या कर्नाटक में डीके शिव कुमार का जादू नहीं चला और वहां पर बीजेपी अपनी पुरानी जमीन को बचा ले गई? जी नहीं, ऐसा इस एग्जिट पोल में बिल्कुल नहीं है। बेंगलोर की चारों सीटें रूरल बेंगलोर, नॉर्थ बेंगलोर, सेंट्रल बेंगलोर, साउथ बेंगलोर, इन तमाम जगहों पर कांग्रेस कहीं आगे है। और उसके बाद अगर बाकी सीटों का जिक्र करें, क्योंकि बड़ी बात यह है कि जिन 17 सीटों का हम नाम ले रहे हैं उसमें से 10 सीटों पर जीत पक्की है कांग्रेस की, बाकी 7 सीटों पर उठापटक की स्थिति आ सकती है। यह एक टकराव की परिस्थिति है। इसमें बेलगाम, हावेरी, रायचूर, बेल्लारी, कोप्पल, शिमोगा, दवांगिरी, गुलबर्गा, हासन, चित्रदुर्गा, मांड्या, चामराजनगर, कोलार और बेंगलोर की चारों सीट। यह स्थिति कर्नाटक के भीतर की है। अगला सवाल महाराष्ट्र के भीतर का था कि महाराष्ट्र में क्या वाकई एक बड़ा उथल पुथल देखने को मिल सकता है? यकीनी तौर पर महाराष्ट्र एक ऐसे राज्य के तौर पर है जहां कांग्रेस को बहुत लाभ, शिवसेना उद्धव ठाकरे को बहुत लाभ और शरद पवार की पार्टी को भी लाभ। यह तीनों लाभ की स्थिति ऐसी बन रही है जहां पर महाराष्ट्र के भीतर यह 30 से 35 सीट जीतने की स्थिति में है और दूसरी तरफ वो 15 से 18 सीट के बीच में चीजें अटकी हुई हैं। इसमें से 6 सीट बहुत आमने सामने की सीट है और इस पर अगर आप बहुत साफ तौर पर समझें तो जो बीजेपी सीट गंवा रही है या जो पा रही है उसके दायरे में अगर समझे तो विदर्भ की 3 सीट, मराठवाड़ा की 1 सीट, उत्तर महाराष्ट्र की 1 सीट, मुंबई की 1 सीट, ठाणे कल्याण की 1 सीट, यह बीजेपी पाने की स्थिति में है। इसके आगे बात बन नहीं रही है और इस परिस्थिति को अगर आप समझें
जो बीजेपी की गंवान है उसमें अकोला, गढ़चिरौली, भंडारा, वर्धा, सोलापुर, पुणे, सांगली, अहमदनगर, भिवंडी, जलगांव, नासिक, रावेर, नंदुरबार, धुले, बीड़, नांदेड़, लातूर और मुंबई के भीतर की जो 6 सीटें हैं उसमें से सिर्फ पीयूष गोयल है, लेकिन पीयूष गोयल भी फंसे हुए हैं। एकमात्र सीट जो मुंबई के भीतर की है उसमें पीयूष गोयल फंसे हुए हैं। उसके बाद अगर राज्यों के सिलसिले में अगर आप आएंगे, जिस बात का जिक्र हो रहा है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीट, यह दोनों राज्यों के भीतर बड़ी बात यह है कि आरजेडी और समाजवादी पार्टी दोनों को पिछली बार की तुलना में बहुत लाभ है। 5 सीट पिछली बार समाजवादी पार्टी ने जीती थी और एक भी सीट आरजेडी ने नहीं जीती थी। इस बार आरजेडी पटना की दोनों सीट जीत सकती है, वो पटना साहिब हो या पटना हो, दोनों सीटों पर इस बार हार मिल सकती है वहां पर बीजेपी को। और उसके अलावे सासाराम की सीट, बांका की सीट, जमुई की सीट, महाराजगंज की सीट, दरभंगा की सीट, जहानाबाद की सीट, पूर्णिया की सीट, औरंगाबाद की सीट, नवादा, समस्तीपुर, उजियारपुर, सिवान, कटिहार, ये जो हमने नाम लिए 15 सीटों के नाम लिए हैं, इसमें कांग्रेस और आरजेडी दोनों की जीत जुड़ी हुई है। और उसके साथ ही बड़ी बात यह है कि जिन 4-5 सीटों पर टकराव है वह उसके दायरे में आते हैं, यानी 0 से 10 डबल आंकड़े में आना, यह स्थिति आरजेडी के साथ है। 2 डिजिट में वो चुनाव जीत कर आएगी। और दूसरी तरफ 5 सीट पिछली बार समाजवादी पार्टी ने जीती थी और मायावती 10 सीट के साथ थी। इस राजनीति में मायावती का सुपड़ा साफ, वो 0 पर है और उसका पूरा लाभ समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया है। कांग्रेस को भी इसका लाभ होगा, लेकिन बड़ा लाभ या बहुत बड़ा लाभ समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। और यह एक ऐसी स्थिति है जहां पर टकराने वाली सीट या चुनौती देने वाली सीटों पर भी अगर समाजवादी पार्टी जीत गई तो बीजेपी का आंकड़ा 50 और उसके नीचे आ जाएगा। यह बहुत साफ तौर पर तस्वीर है। आप कहेंगे वो कौन सी सीटें हैं, किस रूप में सीट है? वो मुजफ्फरनगर की सीट, सहारनपुर की सीट, कैराना की सीट, नगीना की सीट, कन्नौज की सीट, अकबरपुर की सीट, बहराइच, मछली शहर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, डुमरियागंज, बस्ती, आजमगढ़, फूलपुर, शास्त्री, बरेली, मथुरा, झांसी, हमीरपुर, रायबरेली, फैजाबाद, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अररिया, खगड़िया, झंझारपुर, गाजीपुर, घोसी और एक अमेठी की सीट जो है वह महत्वपूर्ण सीट है। वहां पर स्मृति ईरानी है और वो सीट पर माना जा रहा है कि स्मृति ईरानी बहुत कम वोटों से, यानी मार्जिन का संकट है वहां पर, लेकिन रायबरेली की सीट राहुल गांधी जीत रहे हैं। यह बहुत साफ तौर पर है। मार्जिन हो सकता है बहुत बड़ा ना हो, लेकिन वह 1 लाख के लगभग तो रहेगा ही। लेकिन दूसरी तरफ अगर स्मृति ईरानी जीतती है तो चंद हजार में वो बात सिमट कर रह जाएगी, अगर जीतती है तो। लेकिन वो टकराव की स्थिति में वह एक कदम आगे है। यह है, इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इनकी राजनीति अपने तौर पर मौजूद है। यहां पर एक सवाल और महत्वपूर्ण है। इस एग्जिट पोल के भीतर हेमंत सोरेन भी जेल में और केजरीवाल भी जेल में। केजरीवाल बाहर निकल आए और कहा गया कि जेल की शिक्षों के पीछे की उनकी तस्वीर राजनीतिक तौर पर दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी को जिता देगी, और दूसरी तरफ अपने तौर पर हेमंत सोरेन का जेल में रहना, आदिवासियों का वोट उनको मिल जाएगा। हुआ यही है। दरअसल जेल में छूटने के बाद आम आदमी पार्टी को केजरीवाल से फायदा नहीं हुआ, जो फायदा उनको अपनी पत्नी के जरिए चुनाव प्रचार में हो रहा था, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं दिल्ली और पंजाब पर भी पड़ा है। लेकिन इसमें एक बात और भी है, पंजाब के भीतर उतना लाभ आम आदमी पार्टी को नहीं जो कि एक बड़े पार्टी के तौर पर निकल सकती थी वहां पर, जबकि कांग्रेस ने अपनी जमीन बचा ली और जो पुरानी 2 सीटें जहां पर बीजेपी थी उसने भी बचा ली। लेकिन अकालियों के प्रति राय इस दौर में खराब है। आम आदमी पार्टी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं पंजाब के भीतर, लेकिन बीजेपी की एंट्री बतलाती है कि जो किसानों के आंदोलन और उसके बाद जो आक्रोश था, जिस हरियाणा और पंजाब का जो जिक्र होता है, उस दायरे में कहीं ना कहीं बीजेपी के थामने की स्थिति में वो आकर खड़ी हो गई। तो पंजाब और हरियाणा कमोवेश सटे हुए हैं, लेकिन पंजाब के भीतर 8 सीटें जो पिछली बार कांग्रेस जीती थी वो अपनी सीटें बरकरार रख रही है। जो अकाली दल की सीट थी वहां पर टकराती हुई पहली बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी और
कांग्रेस, इन तीनों के बीच त्रिकोण की स्थिति है उन 2 सीटों पर, जिसका लाभ अपने तौर पर कहें तो उसका लाभ 2 सीटों पर, 2 में से 1 सीटों पर कांग्रेस को हो रहा है, 1 सीट बीजेपी को लाभ हो रहा है। सवाल यह है कि अमृतसर की सीट का भी सवाल है। उस अमृतसर की सीट पर बड़ा कड़ा मुकाबला और बीजेपी एक पायदान आगे है, यानी गुरदासपुर, होशियारपुर के बाद वो अमृतसर की सीट नजर आती है। लेकिन उससे सटे हुए हरियाणा में एक वक्त में वाकई ये लगता था कि कांग्रेस कमाल कर देगी, लेकिन बात 2 या 3 सीट के आगे बढ़ नहीं पाई। उसमें एक सीट सिरसा की है जहां पर कुमारी शैलजा है, दूसरी सीट रोहतक की है जहां पर दीपेंद्र हुड्डा है, तीसरी सीट सोनीपत की है जहां ब्रह्मचारी हैं। इन 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीत रही है। बाकी 7 सीटों में 2 सीटों पर टक्कर मानी जा रही है, लेकिन वहां पर जबरदस्त अपने तौर पर बीजेपी का मजबूत है। इसके बाद झारखंड के भीतर जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि हेमंत सोरेन तो जेल में रख गए, इसका लाभ उन्हें है। पिछली बार वो 1 सीट पर जो बात अटकी हुई थी, इस बार कांग्रेस के साथ मिलकर वो 4 सीटें जीत सकते हैं। उसमें खूंटी है, उसमें हजारीबाग है, उसमें लोहरदग्गा है, उसमें राजमहल है, और यह संकट टकराव की स्थिति दुमका के भीतर भी है, जो सोरेन के परिवार से ही निकलकर वहां पर उनके परिवार के कैंडिडेट, बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर खड़ी हो गई। हरियाणा की 3 सीट जिसका हमने जिक्र किया, सिरसा, रोहतक, सोनीपत। दिल्ली में चांदनी चौक तय है, कांग्रेस जीत रही है। 2 सीटों का और सवाल था जहां पे महाबल मिश्रा की मौजूदगी थी और नई दिल्ली की सीट थी। नई दिल्ली की सीट इसलिए ज्यादा मजबूती के साथ का जिक्र है क्योंकि वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट सुषमा स्वराज की बेटी को खड़ा तो किया गया, लेकिन बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन उस रूप में उनके पक्ष में वहां नजर नहीं आ रहा था जो बातें निकल कर आई। लेकिन इसके बावजूद भी एक बात दिमाग में रखिए कि दिल्ली आखिरी वक्त में चौंका सकती है, और इस चौंकाने का मतलब है कि 3-4 की स्थिति, यानी 50-50 की स्थिति इंडिया और एनडीए के बीच, यानी बीजेपी के बीच हो सकती है। ये बहुत साफ तौर पर यह भी नजर आ रहा है। तेलंगाना के भीतर जितना लाभ कांग्रेस को हो सकता था उतना नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कम से कम 7 सीटों पर जीत रही है। उसमें वारंगल है, महबूबाबाद है, खम्माम है, पेड़ापल्ली है, मेड़क की सीट है, चिवल्ला सीट है और नागर कुर्नूल की सीट है। इन 7 सीटों पर जीत रही है। 3 सीटों पर बीजेपी से टकरा रही है, और बीआरएस यानी चंद्रशेखर राव एक लिहाज से उनका सुपड़ा साफ खुले तौर पर नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में बस्तर और राजनांदगांव को लेकर जो कहा जा रहा था, ये 2 जगहों पर टक्कर जरूर है, लेकिन यह कोई दावा कर नहीं सकता है कि यहां पर जीतेगा आखिर में कौन। यानी पुरानी परिस्थिति में छत्तीसगढ़ में अपनी स्थिति को बीजेपी बरकरार रखने की सिचुएशन में है। अब यहां पर एक सवाल दक्षिण भारत का खास तौर से महत्वपूर्ण है कि दक्षिण भारत में खास तौर से तमिलनाडु में वोट परसेंटेज बढ़ने के साथ क्या वाकई सीट नहीं मिलेगी, जिसका जिक्र हो रहा है। उसमें रामनाथपुरम का जिक्र हो रहा है, उसमें कोयम्बटूर सीट का हो रहा है जिक्र, उसमें हो रहा है, उसमें एक और सीट का जिक्र हो रहा है कि उन सीटों पर क्या बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन दक्षिण भारत में उसकी दस्तक इस रूप में होगी यह कोई सोच नहीं सकता है। लेकिन बड़ी बात आंध्र प्रदेश की आ रही है। जगन रेड्डी 2019 में जिस तूफान के साथ लोकसभा की सारी सीटें जीत गए, विधानसभा में उनकी सत्ता आ गई, इस चुनाव में वाकई वहां उलट हो सकता है। उलटने का मतलब यह है कि आप देखें चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बन गए, आप देखें कि वहां पर तकरीबन 20 सीटें एनडीए जीत जाएगा, जिसमें से 17 के लगभग सीट चंद्रबाबू नायडू जीत जाएं, और 3 सीट, 6 सीटों पर लड़ी थी बीजेपी, 3 सीट वह भी जीत जाए क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का साथ है। यानी लाभ हो रहा है अगर बीजेपी को कहीं से, तो वह आंध्र प्रदेश है, जहां सबसे बड़ा लाभ बीजेपी को और एनडीए गठबंधन को, क्योंकि 17 सीट का पूरा एक मुश्त हिस्सा आके इनके साथ मिल रहा है। बीजेपी को कहीं लाभ हो रहा है तो दूसरा स्टेट उड़ीसा है। उड़ीसा के भीतर भी विधानसभा में भी हो सकता है विदाई ना हो जाए कहीं नवीन पटनायक की, और यह परिस्थिति पहली बार नवीन पटनायक के पक्ष में कौन है, और नवीन पटनायक को लेकर जो सवाल बीजेडी के नेताओं के भीतर पांडियन को लेकर हुए, उसका लाभ बीजेपी को मिला, क्योंकि बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पांडियन को खलनायक करार दिया और नवीन पटनायक को नायक करार दिया। यह वोट की परिस्थिति एक झटके में बढ़ती चली गई, और यह मैसेज अंदरूनी तौर पर गया कि नवीन पटनायक सिर्फ चेहरा ही है, यानी एक मुखौटे के तौर पर हैं।
पीछे कुछ और है, यह मैसेज गया, इससे इनकार नहीं हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेडी क्या पूरे तरीके से साफ हो जाएगी, यह एक सवाल अभी फंसा हुआ है। ममता बनर्जी के साथ जो पुरानी सीटें थी वह उलट पुलट की स्थिति आ सकती है। यानी पिछली बार ममता बनर्जी 22 सीट जीती थी, इस बार 22 सीट बीजेपी जीत सकती है। 18 सीट पिछली बार बीजेपी जीती थी, ममता बनर्जी इस बार 18 सीट जीत सकती है। यह स्थिति अपने तौर पर नजर आ रही है। अब सवाल आखिर में एक और है कि अगर आप इन तमाम बातों को समझ रहे हैं तो उसमें जो इंडिया गठबंधन है उसमें चिराग पासवान एक बेहतरीन लीडर के तौर पर बिहार में उभरते हुए नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार का अस्त हो रहा है। बिहार में इंडिया गठबंधन में सबसे ज्यादा लाभ नीतीश कुमार की सीटों को अपने साथ लेकर आने से हुआ है। एकनाथ शिंदे लापता हो रहे हैं, अजीत पवार लापता हो रहे हैं, अपना दल 2 सीटों पर ही अटका हुआ है, वो इस बार भी जीतेगा। जीतन राम मांझी एकमात्र सीट पर जीत रहे हैं जो एकमात्र सीट पर लड़े। कुशवाहा चुनाव हार सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू बड़े नायक के तौर पर उभर सकते हैं। और इस परिस्थिति के भीतर अगर राज्यवार स्थिति को देखिए और कितने नंबर किसके साथ हैं, अगर इस परिस्थिति को फाइनल फेज में आकर अगर आप टटोलना चाहते हैं तो एक एक राज्य को देखते चले जाइए। उत्तर प्रदेश में पिछली बार 62 सीट बीजेपी ने जीती थी, इस बार उसका आंकड़ा 50 के ऊपर बढ़ेगा नहीं। महाराष्ट्र में पिछली बार 23 सीटें जीती थी, इस बार 9-10 के ऊपर वो जा नहीं रही है। बिहार में 17 सीट जीती थी, इस बार 9 के ऊपर वो जा नहीं रही है। मध्य प्रदेश में 28 सीट जीती थी, इस बार भी 28 या 27 सीट। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट फंसी हुई है। कमलनाथ हो सकता है उनके बेटे जो चुनाव लड़ रहे हैं वो हार जाएं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुना की सीट जो है वो फंसी हुई सीट है। कर्नाटक के भीतर 25 सीट पिछली बार जीती थी, इस बार वो घटकर 11 हो सकती है। गुजरात की 26 की 26 सीट जीत रही है। राजस्थान में पिछली बार 24 सीट जीती थी, इस बार वह 17 सीट जीतने की परिस्थिति में है, लेकिन इन 17 में से 4 सीटें फंसी हुई हैं। उड़ीसा में डबल की स्थिति है, 8 सीट जीती थी 16 हो रही है। तेलंगाना में 4 सीट जीती थी, डबल की स्थिति है, 8 या 9 सीट हो रही है। असम में 9 सीट जीती थी, वो घट के 7 हो रही है। पंजाब में 2 सीट जीती थी, 2 बरकरार रखने की स्थिति में है। हरियाणा में 10 सीट जीती थी, घट के 7 हो रही है। दिल्ली में 7 सीट जीती थी, वो हाल में घटकर 5 हो रही है, और भी कम हो सकती है। उत्तराखंड में 5 में से 4, पिछली बार 5 जीती थी, इस बार 1 सीट वो गंवा रही है। हिमाचल प्रदेश में 1 सीट, शिमला की खास तौर से वो सीट गंवाने की स्थिति में है। बंगाल में 18 से 22 पहुंच रही है। छत्तीसगढ़ में 9 से 9 है। झारखंड में 11 से 11 की स्थिति में वो आकर खड़ी हो रही है। इस आंकड़े को अगर आप एक सख्त में जोड़िएगा तो बीजेपी जो अगर टकराव की स्थिति को आप अलग कर देते हैं जहां वो टकरा रही है, तो बीजेपी 220 और अपर रेंज जो उसका है तमाम टकराने वाली सीट पर अगर वो जीत जाती है तो 247, यानी 220 से 247 के बीच बीजेपी अटकी हुई है। और दूसरी तरफ एनडीए के जो उसके अपने सहयोगी है, इसमें चंद्रबाबू नायडू का कमाल अगर हो जाता है और ना होता है, ये दोनों परिस्थिति जुड़ी है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो एक मुश्त 15 से 17 सीटों का लाभ एनडीए गठबंधन को दे रहे हैं। लेकिन अगर उसको माइनस कर दीजिए तो एनडीए की हालत इतनी बुरी है कि वो डबल डिजिट में भी ना पहुंच पाए। यह स्थिति उसके अपने सहयोगियों की, बाकियों की है। यानी 272 तक पहुंचने के लिए उनके पास एक ही व्यक्ति है, वो चंद्रबाबू नायडू, वो भी इंडिया के जरिए। अगर वो उस रूप में जीतते हैं और ये अपर हैंड 247 तक आती है, तब ये 272 को छू पाएंगे, अन्यथा 272 को छू पाने की स्थिति में एनडीए नहीं आएगा। और यहीं से सवाल शुरू होता है तब कांग्रेस की स्थिति क्या होगी, और कांग्रेस क्या वाकई इतना लाभ ले पाएगी। नॉर्थ ईस्ट का जिक्र हमने नहीं किया, लेकिन उसमें बता दें कि मणिपुर की एकमात्र सीट थी वो गंवा रही है बीजेपी। त्रिपुरा में 2 सीट थी, 1 सीट गंवा रही है। जो अरुणाचल प्रदेश की 2 सीट थी उसमें से 1 सीट गंवा रही है। दमन दीव की 1 सीट वो गंवा रही है। चंडीगढ़ की सीट वो गंवा रही है। और इन सब के बीच जो आंकड़े किसी भी हाल में 272 तक नहीं पहुंच रहे हैं, ऐसे में अगला सवाल है कांग्रेस को लेकर, जो पिछली बार 50-54 के आंकड़े के इर्द गिर्द थी, उसकी सीटों में जो इजाफा है वह इजाफा ओवरऑल अगर आप देखिएगा जो उसके हक में सीटें आ रही हैं
उसके एनालिसिस में वह लगभग 75 मिनिमम रेंज है जहां पर वो चुनाव जीतेगी। और जो टकराने की स्थिति है और इस परिस्थिति में है कि किस रूप में उसे लाभ मिलेगा, यह सीट का रेंज बहुत बड़ा है संयोग से, और ये 100 के ऊपर उसको ले जाने की स्थिति में लाकर खड़ा कर रहा है। वो 105 तक की स्थिति है। यह लंबा रेंज है 75 से 105 तक के बीच का, यह स्थिति उसके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन यहां पर एक पेच और है। वह पेच सबसे बड़ा यह है कि अगर तेलंगाना और कर्नाटक और महाराष्ट्र की स्थिति तीनों कांग्रेस के अनुकूल हो जाती है तो एक झटके में कांग्रेस का आंकड़ा 129 तक पहुंच सकता है। यह बात उस वोटिंग पैटर्न के साथ भी जुड़ी हुई है जिस वोटिंग पैटर्न के साथ इस दौर में बीजेपी जीतती हुई दिखाई दी। दरअसल जो 2.5 करोड़ वोट इस दौर में बढ़े हैं, वो 2.5 करोड़ वोट अगर सामान्य स्थिति में है, यानी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज बढ़ाया नहीं गया, मैनेज नहीं किया गया, तब वो कांग्रेस को भी लाभ पहुंचा रहे हैं और वहां पर उसका आंकड़ा 129 तक भी पहुंच सकता है। अन्यथा वो 75 से 105 के बीच रहेगी। लेकिन ये 2.5 करोड़ वोट अगर बीजेपी के लिए ही इलेक्शन कमीशन के जरिए डाले गए और कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज तय कर लिया गया कि इस देश की 100 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 लाख वोट पड़ते चले जाएंगे, तो फिर ये मानकर चलिए इस देश की 75 सीटों पर आपको यहां पर बीजेपी की जीत 50,000 वोट से कम नजर आने वाली है। यह बहुत साफ तौर पर है और यह आंकड़ा एक झटके में हो सकता है बीजेपी को 272 तक पहुंचा दे, तब जब यह मानकर चलें कि यह पूरा पैटर्न काम कर रहा है। और उस स्थिति में वह और आगे भी जा सकती है, क्योंकि हमने आपसे कहा 75 सीटें ऐसी है जहां पे 50,000 से कम की जीत बीजेपी के हक में जाती है। और यहां पर एक सवाल और होना चाहिए, सरकारी एग्जिट पोल उस वातावरण को बनाता है जिस वातावरण के अनुकूल ओरिजिनल रिजल्ट जो हो उसको करने में सुविधा हो जाए। ये करने की सुविधा जो होती है, ये तमाम राज्यों में गवर्नेंस कहें, प्रशासन कहें, वहां की मौजूदगी में अधिकारियों की मौजूदगी वह किस तरह से काम करती है, ये आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं। कांग्रेस ने आज ही आरोप लगाया कि तमाम डीएम एसपी को फोन करके कहा गया है आपको इतना इधर से वोट करना है। यह परिस्थिति होती है जब आप 50,000 के बीच में चीजें रेंग रहे होते हैं, क्योंकि उसमें आपको वोट सिर्फ 25,000 को ही चाहिए। वोट मैक्सिमम 50,000 है, उसके बाद 5,000 में भी चीजें चल जाएंगी, 10,000 में भी चल जाएगी। यह स्थिति बहुत साफ तौर पर है। यानी माहौल बना दीजिए ऐसा डराने वाला जिसके जरिए विपक्ष पूरी तरीके से धराशायी हो जाए। और यही इस सरकारी एग्जिट पोल का नजरिया बहुत साफ तौर पर कुछ ऐसा ही उभरा है। दूसरी बात जो हम कह रहे थे कि भारत के भीतर को बाजार के तौर पर देखना और पहली बार पूंजी का महत्व पॉलिटिकल तौर पर होना, तो एक बात और जहन में रख लीजिएगा, सरकारी एग्जिट पोल के बाद 1 तारीख को आप देखिएगा बाजार किस तेजी से तूफान पे जाता है। यानी सिर्फ 24 घंटे का वक्त होगा, जिनका पैसा बाजार में लगा हुआ है, बड़ी तादाद में पैसा निकलेगा, लगेगा, क्या कुछ होगा, यह एक अलग किस्सा है। लेकिन जब आप मंगलवार को एग्जिट पोल के बाद जो परिणाम की स्थिति आएगी, उसके बाद की परिस्थिति में शेयर बाजार को भी परख लीजिएगा। तो आखिरी मैसेज क्या है? आखिरी मैसेज बहुत साफ है। सरकारी एग्जिट पोल कह रहा है कि मोदी ताकत के साथ तीसरी बार बन रहे हैं, लेकिन जमीन की स्थिति और जनता के भीतर का गुस्सा और उस गुस्से को लेकर इस सरकार के भीतर का गुस्सा जो भाषणों में नजर भी आया, वो बहुत साफ तौर पर बतला रहा है कि दरअसल मोदी कमजोर हो रहे हैं। और कमजोर होने की स्थिति में वह कौन सी परिस्थिति होगी जो कमजोरी के साथ वो प्रधानमंत्री बन जाएं, या कमजोरी के बाद वो कुछ दूसरे वैकल्पिक परिस्थितियों को लाकर खड़ा कर दें। यह स्थिति 2024 के लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल की असल तस्वीर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।